उनकी स्ट्रेटजी, उनकी प्लानिंग इज ऑलवेज राइट। वो एक बहुत बड़े लीडरशिप क्वालिटी के आदमी थे। दोस्तों, आपने इंडियन आर्मी के कई जवानों की वीर गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज एक ऐसे आदमी की वीर गाथा सुनाते हैं जो इंडियन आर्मी का सबसे फर्स्ट जनरल था और सबसे पहला फील्ड मार्शल, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था अपने सैनिकों में, अपने देश में और अपने लोगों में। ऐसी माइन्यूट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन इतना बेहतरीन, इतना शानदार और किसी भी अफसर का नहीं रहा। आज बात करेंगे सैम मानेकशॉ की। सैम मानेकशॉ या सैम बहादुर भी बहुत लोग कहते थे उनको। 13 अप्रैल सन 1914 अमृतसर, ये वही तारीख और वही स्थान है जहां सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ। पिता पेशे से डॉक्टर और माँ हाउसवाइफ, और एक अच्छा परवरिश इनको मिला। 14 साल में अपनी सारी जो पढ़ाई होती थी, न्यूनतम पढ़ाई, वो पूरी कर ली और पिताजी से जिद कर बैठे कि मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना है। तो पिताजी ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी आप बहुत छोटे हैं और आप अभी वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि पहले से 2 भाई लंदन में थे और वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो दोनों कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सैम मानेकशॉ भी ये चाहते थे कि वो लंदन जाएं और डॉक्टरी की पढ़ाई करें, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया और पिता से ही बगावत करते हुए सैम मानेकशॉ ने आईएमए का फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम दे आए। और ये देखिए कि आईएमए का जब सिलेक्शन बोर्ड बैठता है और सिलेक्शन करके लिस्ट आउट करता है, तो सैम मानेकशॉ की रैंक ऑल इंडिया रैंक 6। आफ्टर सिलेक्शन 1932 में इन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी और पूरी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये पहले ऐसे सैनिक थे, ग्रेजुएट सैनिक थे, जिन्होंने गोरखा ज्वाइन किया। और तब इंडिया में ब्रिटिशर्स का हुकूमत थी, तो उन्होंने ऐसा रूल बनाया था कि पहले किसी भी इंडियन कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको ब्रिटिश कंपनी में थोड़े दिन अपनी जॉब देनी होगी, अपनी सर्विसेज देनी होगी। तो उसी के चलते उनका सबसे पहले इसी रूल के चलते इन्होंने 2nd रॉयल बटालियन ज्वाइन किया। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र 4th फ्रंटायर स्क्वाड में कर दिया गया। यहीं रहते हुए एक तरीके से उनकी सबसे पहले कैरियर की शुरुआत होती है। फिर तब तक आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापानीज इंपीरियल आर्मी ने बर्मा पे कब्जा करने के लिए वहाँ पे आक्रमण किया, तब इनकी पोस्टिंग वहीं थी। फिर मानेकशॉ ने एक बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को लीड करते हुए वहाँ पे एक छोटे टापू और पहाड़ियाँ थी, उस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर जब ये पहाड़ी के ऊपर रहते हैं, तभी इनके ऊपर लाइट मशीन गन से फायर होता है और इनके पेट, घुटने और लंग्स में लगभग 8 से 12 गोलियां लगी थी। तो डॉक्टर ने भी ऑपरेट करने से मना कर दिया। फिर लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद डॉक्टर तैयार हुआ। तब तक मानेकशॉ को होश भी आ गया था। तो डॉक्टर ने पूछा कि मानिक कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि किसी गधे ने लात मार दी मुझे। तो एक जो पोलाइट रहने का स्वभाव था इनका, वो बहुत पहले से था इनके साथ, और जो आगे इनकी बहुत मदद किया। फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद फिर धीरे धीरे 1947 की तरफ आते हैं। तो भारत की आज़ादी में भी बहुत अच्छा योगदान रहा इनका आर्मी के लेवल पे। फिर भारत आज़ाद होता है। फिर पाकिस्तान से कई युद्ध लड़ता है भारत। फिर आता है 1970 का दशक। साल 1970 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने मानेकशॉ को बुलाया और बोला कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ हैंडल हो रही है। और सिचुएशन ये थी कि जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो जो करंटली बांग्लादेश है वहाँ पर उन्होंने एकदम आतंक मचा के रखा था और वहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करके इंडिया आ रहे थे। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी उस समय पावरफुल नहीं थी और लोगों का लगातार आना भी एक इंडिया पे एक प्रेशर बनता जा रहा था। तो
इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो सैम मॉनिकशॉ ने सीधा साफ मना कर दिया कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आर्मी तैयार नहीं है। लेकिन अपने मना करने के पीछे जो उन्होंने कारण दिया कि आर्मी तैयार नहीं है और जो मेरी कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी प्लानिंग जो होगी वो 100% एग्जीक्यूशन की मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे 1 साल का वक्त और देते हैं तो वही प्लानिंग, वही स्ट्रेटजी मैं 100% एग्जीक्यूट करके और 100% रिजल्ट देने के लिए तैयार हूँ। मतलब एक ऐसा थॉट प्रोसेस था उनका कि जो भी खुद से करते थे वो एकदम 100% देने के लिए तैयार रहते थे और रिजल्ट ओरिएंटेड उनकी स्ट्रेटजी, उनकी प्लानिंग रहती थी। फिर 1971 के युद्ध के लिए जब ट्रेनिंग आर्मी वालों की कंप्लीट हुई और उनको साजो सामान के साथ लैस कर दिया गया, फिर एक लास्ट मीटिंग होती है मानेकशॉ से और सैनिकों के बीच में। तो मानेकशॉ कहते हैं कि हमने आपको ट्रेनिंग दे दी, हमने आपको गन्स दे दिए, हमने आपको सारे साजो सामान दे दिए, बस एक ही चीज़ हमने नहीं दी, वो है अपना दिल। और वो भी जब आप बांग्लादेश को जीत कर वापस आएंगे तो हम वो भी दे देंगे। मतलब एक ऐसा लीडर जो अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरे मोटिवेशन में रखता था और उनके साथ ऐसा रहता था कि लगता ही नहीं था कि ये सबऑर्डिनेट और मैनेजरियल लेवल की बात हो रही है। तो ये एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है जो हमको समझना चाहिए। हमको अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक सामंजस्य बैठा के रखना चाहिए ताकि वो फटीग आउट ना हो। फिर बांग्लादेश से युद्ध शुरू होता है। तो लगभग 13 दिन तक ये पूरा युद्ध चला था, लेकिन जब जैसे जैसे 8 से 10 दिन पूरे हुए, फिर पाकिस्तान सीधा भागता है अमेरिका के पास कि आप दखल दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो और मानेकशॉ के ऊपर भी दबाव आ रहा था इंदिरा गांधी का कि अमेरिका के दखल देने से पहले या अमेरिकी ट्रूप्स के पहुंचने से पहले आप सरेंडर करवाइए। और कॉन्फिडेंस मानेकशॉ का देखिए कि जब सैनिक युद्ध पे जा रहे थे बांग्लादेश की तरफ, तभी उन्होंने सरेंडर ड्राफ्ट बना लिया था। सरेंडर ड्राफ्ट, पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर करेंगे, इसका एक ड्राफ्ट बना लिया था जिस पे साइन होने थे इंडियन आर्मी के चीफ और पाकिस्तान आर्मी के चीफ के। और उन्होंने उसको हेड ऑफिस भेज दिया था और फ़ोन करके बोला कि इसकी 4 कॉपी निकालो, एक गवर्नमेंट के पास जाएगी, एक इंडियन आर्मी के पास जाएगी, एक इंडियन नेवी के पास जाएगी और एक मेरे दफ्तर में रहेगी। तो मतलब अपने जो प्लानिंग है और अपनी जो एग्जीक्यूशन है उस पर अपना पूरा फोकस और उस पर कहीं ना कहीं अपना पूरा कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस, ये मानेकशॉ की एक बहुत बड़ी खूबी थी। और फिर रिजल्ट ये होता है कि 1971 में अमेरिकन आर्मी के ट्रूप पहुंचने से पहले 13 दिन में ही पाकिस्तानी आर्मी से सरेंडर करवाया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और ड्राफ्ट तो वो भेज ही चुके थे। वो ड्राफ्ट आया, उस पर साइन हुआ। उसके बाद मानेकशॉ को ये पता लग गया कि अगर जिन्होंने सरेंडर किया है वो बांग्लादेश में रहे तो जो बांग्लादेश के वासी हैं वो इनसे त्रस्त हो चुके हैं इतना कि इनको मारने के अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो वहाँ से 93,000 लोगों को उठाकर ये इंडिया लाते हैं, इनके लिए कैंप बनाया जाता है। और इतने पोलाइट दिल आदमी, मतलब अपने वॉर ऑफ प्रिजनर्स के साथ भी इतना पोलाइट रहते थे। तो एक शाम बस ऐसे ही घूमते टहलते मानेकशॉ कैंप में पहुंचे जहाँ पे 93,000 सैनिकों को रखा गया था। उनसे पूछते हैं कि मच्छर तो नहीं लगते, मच्छरदानी है, खटमल तो नहीं काटते, बेड में खटमल तो नहीं है। तो ऐसे ही उनके बहुत सारे किस्से हैं। फिर वो एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो वहाँ कैंप में रहकर लैट्रिन साफ करता था और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो वो हिचकिचाता है कि मैं हाथ कैसे मिला लूँ। तो उससे कहते हैं कि क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि तुम मुझसे हाथ मिला सको। तो उसने हाथ हिलाया। मतलब वॉर ऑफ प्रिजनर्स के साथ भी ये बहुत अच्छे तरीके से डील करते थे। और फिर उससे कैंप के रसोई घर में जाते हैं। वहाँ कहते हैं मे आई टेस्ट इट, और फूड वहाँ पे सर्व करके खुद खाते हैं। और एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व था इनका, अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन। मतलब मैनेजमेंट वालों के लिए एक तरीके से ये मैनेजमेंट गुरु हैं।
एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है कि 71 के युद्ध के बाद जब सत्ता के गलियारों में ये फुसफुसाहट थी कि मानेकशॉ तख्ता पलट कर सकते हैं, तो इंदिरा गांधी ने अपने ऑफिस में इनको बुलाया और इनसे पूछा कि मानिक, क्या ये खबर जो मैं सुन रही हूँ ये सच है? तो मानेकशॉ ने हंसते हुए बोला कि मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैम, नाक आपकी बड़ी है और नाक मेरी भी बड़ी है, और जिनकी नाक बड़ी होती है वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ और मैं तख्ता पलट करूँगा। मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं आर्मी में ही बहुत अच्छा हूँ। फिर इनका रिटायरमेंट धीरे धीरे करीब आता है। तो रिटायरमेंट जब आता है तो फिर कुछ सालों के लिए इनको प्रमोट कर दिया जाता है, मतलब और ये कुछ सालों के लिए सेवाएं दें। लेकिन सैम मानेकशॉ ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया गया और आर्मी से भी प्रेशर आया, तो ये तैयार हो गए कि ठीक है, चलिए मैं कुछ दिन और अपना सेवा देता हूँ। फिर एक ऐसी पोस्ट होती है इंडियन आर्मी में जो कभी रिटायर नहीं होती, जो कभी अपने यूनिफॉर्म के अलावा कुछ नहीं दिखती है, बिना यूनिफॉर्म के नहीं दिखती है वो पोस्ट, और वो पोस्ट है फील्ड मार्शल। तो इंडिया के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे मानेकशॉ। एक ऐसी गौर करने वाली बात है कि एक इतना बड़ा आदमी, एक इतना बेहतरीन व्यक्तित्व का आदमी, बेहतरीन क्षमता का आदमी, और उसको इंडियन पॉलिटिक्स ने ऐसा दरकिनार कर दिया कि जब वो डेड बेड पे थे तो ना कोई पॉलिटिकल आदमी, ना कोई डेमोक्रेटिक आदमी, कोई भी उनसे मिलने नहीं पहुंचा। मानेकशॉ जीते रहे तो लाखों के कारवां के साथ जिए, और मर गए तो कोई उनके अंतिम दर्शन करने के भी नहीं गया। ये इंडिया की दुर्दांत बातों में से एक है। तो ये थे कुछ मानेकशॉ के बेहतरीन किस्से, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और आप आगे कौन सी वीडियो, किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर हो सकेगा तो हम उस पर ज़रूर अपना रिएक्शन देंगे, और हो सकता है कि आने वाली वीडियो में वो भी वीडियो शामिल हो। तो आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आगे क्या देखना चाहते हैं आप। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।